जी हां, अब नो डाउट आतंक ऑल आउट। नमस्कार, मैं हूं किरण। गद्दारों को ढूंढ निकालना है, आतंकियों को घर में घुस करके मारना है। हिंद की सेना तैयार है और अब वो प्रहार होगा जिसमें आतंक की कमर टूट कर रह जाएगी। 37 दिनों में 8 आतंकी हमले, तो अब हर जाबाज की शहादत का हिंदुस्तान बदला मांग रहा है। तो इतना भी तय है कि अब वो दिन दूर नहीं जब आतंक का घाटी से सफाया हो जाएगा और दहशत का संहार होगा। और आपको बता दें कि बेटे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, तो एक पिता का इस बारे में क्या कुछ कहना था ये आपको सुनाते हैं। और हमारा ये दावा है कि शहीद के पिता की बातें सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और आपको गर्व का जो है एहसास वो कराएगी। I got the news through a telephone call from his parent unit CEO. He told me, he broke the news to me that this is no more. I could not believe. Then I asked him to kindly recheck, maybe this is but he said, no, this is confirmed. This is what he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around and he used to feel good. And even after he done his engineering, he takes his BTech, but still he was bent on going to the army. और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे हम अपने मेहमानों का यहां पर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहां पर दो मेहमान, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं फारूक, इनकलाबी नेता पीडीपी के हैं और ये भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास हम आएंगे मेजर जनरल साहब संजय सोई जी, कि जिस तरह से अब कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि कश्मीर में अब शांति है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वोट हुए हैं, जितने प्रतिशत में हुए हैं, उससे एक बेहतरीन तस्वीर निकल करके सामने आई। अब जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। क्या वजह है कि जम्मू के पीछे अब आतंकवादी पड़ गए हैं? कम से कम 15 साल के बाद ये हमले लगातार जम्मू के अंदर में हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल किरण जी, मैं अभी पिछले हफ्ते ही कश्मीर में था और काफी जगह घुमा। गुलमर्ग, श्रीनगर में रहा। श्रीनगर में रात को 11 बजे भी लाल चौक पे जाते थे। बड़ा मजे हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। और फारूक जी इस चीज से मेरे इत्तेफाक रखेंगे कि ये बात बहुत जबरदस्त है और बहुत आम आदमी बड़ा खुश है। एक अमन है, शांति है, स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिजनेस है, दुकानदारी चल रही है, होटल बुक है, सब काम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर पाकिस्तान ने देखा कि यहाँ पर तो दाल नहीं गल रही है और इधर फ्रैंकली मतलब साउथ ऑफ पीर पंजाल, जो जम्मू का रीजन पड़ता है, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, यहाँ पर थोड़ा ट्रुप्स की डेंसिटी कम कर दी गई थी क्योंकि 15 साल से कोई खास इंसिडेंट नहीं हुआ था। तो बात भी ठीक है कि जब आपका इंसिडेंट नहीं है, कि अमन है, तो कहीं ना कहीं ट्रुप्स की डेंसिटी कम की जाती है। दूसरी तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि अभी वहां से हटा के टेंशन यहाँ पे लाई जाए। तो 2-3 कारण है। एक तो ये हो गया ट्रुप्स की डेंसिटी कम हो गई। दूसरा ये हो गया कि यहाँ का जो इलाका है वो जैसा आप दिखा रहे हैं, कल से दिखा रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, जंगल है और वहां पर चट्टाने हैं, केव्स हैं, छुपने की जगह है। ये सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक ऑपरेशन के लिए ठीक जगह बनती है और बहुत फैला हुआ इलाका है। क्योंकि यहाँ पर जैसे इनकी हम देख रहे हैं स्ट्रेटेजी चल रही है, वो है कि अटैक करो और भाग जाओ, फायर करो और भाग जाओ, तो उसके बाद पीछा करते रहो आप लोग। तो अब जो और चौथी बात यह कि यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। इस तरह की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं एक धार्मिक गड़बड़ी भी फैलाने का उनका विचार है कि इस तरह की करके लोग शायद विरोध ज्यादा होगा। और पांचवा कारण यह है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास, जिसको कहना चाहिए कि आज जो हम बातचीत कर रहे हैं कि कश्मीर में सब अमन है, चैन है, इन्वेस्टमेंट हो, काम धंधा बढ़े, तो इस तरह के इंसिडेंट होने से एक तरह से विश्वास खत्म हो जाएगा। और यही पाकिस्तान चाह रहा है। आज जो कई बार मैं पॉलिटिकली नहीं जाना चाहूंगा इस चीज में, लेकिन एक लोग बातचीत उठ रही है। संजय सोई साहब, आप पॉलिटिकल नहीं जाना चाहते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इससे दरकिनार भी इसे नहीं कर रही है, क्योंकि कल ही महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत की और तमाम आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को जो है उसको लेकर के जवाब देना चाहिए। मिलिटेंस खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन कहाँ खत्म है? आपसे ही हम इनकला फारूकी जी इस पर बातचीत करना चाहेंगे।
क्यों राजनीति कर रहे हैं? हमारे जवान यहाँ शहीद हो रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तमाम कोशिशें उनकी तरफ से चल रही हैं। अब तक लोकसभा चुनाव से पहले तक हमने देखा कि किस तरह से शांति जो व्यवस्था है वो बनाए रखी गई। अब लोकसभा चुनाव के बाद से और लोकसभा चुनाव के पहले इक्का दुक्का ऐसे जो केसेस है वो सामने आए थे जब हमले हुए थे, उसके बाद से हम लगातार 8 बार अब तक जो है हमले झेल चुका है भारत। उस पर राजनीति करना कहां तक सही है? आपको तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए भारत की तरफ से पाकिस्तान को, आतंकवाद को। देखिए, हम बिल्कुल भी ऐसे वाकयात पे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारी जमात तो रियासत में अमन चाहती है और हमने बहुत ज्यादा अमन को बहाल करने में, अमन को कायम करने में जम्मू कश्मीर में काम भी किया है हमारी पार्टी ने। वो तमाम लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान को पता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम की कि हम दो तरफा गोलियों का शिकार हैं। हमें पाकिस्तान से कोई आता है बंदूक लेके तो अवाम परेशान है, जब यहाँ पे किसी के घर में जबरदस्ती वो घुस जाएंगे तो उस घर को भी जला दिया जाता है। यानी हम दो तरफा इस वक्त जो है वो परेशानी का शिकार हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वही जवाबदेह है कि आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर में जो है अमन बहाल नहीं हो सका है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, इवन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसके लिए 370 और 35 ए जो है यही एक जड़ है, यही एक वजह है। अब 2019 के बाद ना तो 35 ए है ना 370 है, बावजूद उसके मिलिटेंसी जो है वो अरूज पर है, पीक पर है। और खास करके ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि जम्मू सूबा में पिछले 15-20 सालों में मिलिटेंसी का जो लेवल था वो 0 था, लेकिन पिछले 5-6 सालों में जो है जम्मू सूबा इस वक्त जो है वो मिलिटेंसी का शिकार है। और इस पिछले महीने में, एक ही महीने में जम्मू सूबा में 7 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें हमारे कई फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, कई सिविलियंस की मौत हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी से हम जवाब पूछते हैं कि आखिर जिम्मेवार कौन है? ठीक है, ठीक है फारूकी जी, हम आपके पास ठीक है फारूक जी, हम आपके पास आएंगे वापस। हमारे साथ यहाँ पर अमित रैना जी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वही नम्रता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले अमित रैना जी, आपके ही पास हम आएंगे। जिस तरह से आपने फारूक जी को साफ तौर से सुना, वो कह रहे हैं कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है? जम्मू में 15 सालों तक मिलिटेंट्स जो है उनका नामो निशान नहीं मिला, लेकिन इसके लिए एक तरह से अगर हम 2004 और 5 की बात कर ले तो उस वक्त में जो सेना ने एक अभियान चलाया था, उस आधार पर, उनके उस अभियान की वजह से जो है मिलिटेंट्स वहां से भाग चुके थे, उनको वहां पर अपना मोटो क्लियर करने नहीं मिल रहा था, दहशत नहीं फैला पा रहे थे, जिसका क्रेडिट यहां पर जो राज्य पार्टियां हैं वो यहां पर लेती हुई दिख रही हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे, अब जब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द जो है दहशत फैला रहे हैं, अब तक कई हमारे सेना के जवान शहीद हो चुके हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि सरकार की ओर से चूक हुई है, और खासकर जो पाकिस्तान और चाइना का प्लान था वो उसमें कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। दूसरी सबसे बड़ा कारण रहा है, जो 35 साल से बड़ा कारण रहा है, वो है जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन आतंकवादियों को संरक्षण देना। और तीसरा, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को पॉलिटिकल वर्कर्स बनाकर कैमोफ्लेज करना, छुपाना और संरक्षण देना। क्योंकि अगर आप देखें, जो अभी परसों कश्मीर में इनकाउंटर हुआ जिसमें 6 आतंकवादी मारे गए, वो 6 के 6 लोकल कश्मीरी बच्चे थे। तो यानी कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम आज भी अवेलेबल है जम्मू कश्मीर में, जो संरक्षण दे रहा है इन पॉलिटिशियंस को, इन टेररिस्ट को। और भारत सरकार का चूक इसलिए है कि अगर आपने किसी एरिया में एक नॉर्मलसी बहाल करी है और नॉर्मलसी निरंतर वहां चल रही है, तो आप उसमें अगर ढील देते हैं तो मेरे को इको काफी आ रहा है जी। अब ठीक है, तो उसमें अगर आप कहीं, हाँ बेटर, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप ढील देते हैं तो ये होना है। तो इंटेलिजेंस फेलियर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है जो भी जम्मू में हो रहा है। और क्योंकि 2-2.5 साल से जो एक ग्रुप ऑपरेट कर रहा है जिसने सबसे ज्यादा अटैक करे हैं, आप अभी तक उस ग्रुप को भी एलिमिनेट नहीं कर पाए, इसका मतलब बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट अवेलेबल है। दूसरा, जो आपने ट्रूप मूवमेंट करी जम्मू रीजन से ईस्टर्न लद्दाख की चाइना की चाल के तहत, ताकि पाकिस्तान को एक फ्री एक्सेस मिल सके, वो उनको मिल गया है। तीसरा, आपने जो सबसे बड़ी गलती करी है वो आपने सीज फायर लगाकर, आपने सीज फायर
जो पाकिस्तान को सीज फायर देकर उनको एक्सेस दे दिया है टेररिस्ट इन्फ्लेट करने का, उनकी पनिशमेंट आपने जीरो कर दी है। 29 जून को पाकिस्तान ने एक मेजर सीज फायर वायलेशन किया LOC पे। उनका मंशा बड़ा साफ ठीक था है। कि आपने कहीं ना कई कहीं सारी वो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिड को पॉइंट्स हैं तो जो सरकार जो सरकार की तरफ से कमियां रह गई हैं उसको आपने यहाँ पर गिनाए हैं खास तौर से। नम्रता जी आपके पास मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि इन आतंकवादियों को मिलिटेंट्स ना कहें, या तो आतंकवादी टेररिस्ट कहें या जिहादी कहें। ये ना इंसर्जेंट्स हैं ना मिलिटेंट्स हैं, ये हार्डकोर जिहादी हैं, या टेररिस्ट कह सकती हैं आप। ठीक है, लेकिन PDP की तरफ से तो मिलिटेंट्स कहा जाता है, कल महबूबा मुफ्ती ने कहा। चलिए ठीक है, नम्रता जी आपके पास हम आएंगे। तो आतंकवादी सपोर्टर हैं तुम। देखिए एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा रैना साहब की 6 लोकल यूथ मारे गए, तो यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। आपको याद होगा मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त मिलिटेंसी पीक पे थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में हीलिंग टच पॉलिसी लाई। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आर्मी की तरफ से उन्होंने आर्मी के मेरी बात सुनिए, आर्मी के टॉप जो हमारे ऑफिसर्स थे जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान में भी, उनके साथ मुफ्ती साहब ने मीटिंग की, उनको बताया कि किस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना है। और अल्लाह के फजलो करम से मुफ्ती साहब के दौर में जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हुआ। जब तक हमारी यहाँ पे हुकूमत रही, यहाँ पे अमन बहाल, इक्का दुक्का वाकयात को छोड़ के कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। और यही गलती जो है, कौन सा ऐसा साल है बताइए कि जम्मू कश्मीर दहला ना हो और वहां पर हमारे जवान शहीद ना हुए हो? कब आपने बहाल कर दिया? मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि नहीं होने चाहिए। हम मजम्मत करते हैं इस किस्म के वाकयात पेश नहीं आने चाहिए, लेकिन लगता है वो। मेरी बात सुनिए जनाब, वही तो हम कह रहे हैं। नाडीमल का छोटा हादसा लगता है, आप कैसी बात करते हैं? आप यहाँ बैठ के क्लीन चिट पे आतंकवादी चीफ मिनिस्टर को और आतंकवादी चीफ मिनिस्टर की बेटी को। मेरी बात सुनिए जनाब, जम्मू प्रोविंस में पिछले कई सालों से अमन बहाल था, अब तो 1 महीने में 7 अटैक हो गए हैं, और कोई भी अटैक ऐसा नहीं जिसमें 5-6 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद नहीं हुए हैं। सिविलियंस की किलिंग हो रही है। यानी अब जो फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का, उनको कबूल करना चाहिए। इसी पे तो चर्चा चल रही है ना, इसी पे तो फारूक साहब चर्चा चल रही है कि आखिरकार ये आतंकवादी हमले बढ़ कैसे गए हैं। नम्रता जी आपके पास हम आएंगे, आप एक तो जवाब दीजिए जो फारूक साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप लगातार कुछ कह रही हैं उस पर। इसके साथ ये जो तमाम पॉइंट्स यहाँ पर गिनवाए गए हैं कि क्या कमी रह गई कि आखिरकार फिर से ये दहशतगर्द जो है इस तरह से दहशत फैलाने और अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हमारे सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद, और अब तो एक कदम और आगे बढ़ करके रक्षा मंत्री की तरफ से खुली छूट दे दी गई है कि अब खुल करके वार कीजिए। देखिए, ये जो रक्षा मंत्री, जो होम मिनिस्टर आज के हैं, ये सिर्फ बातों के राजा हैं, ये सिर्फ बातें करके दिखाते हैं। तो कब सेना को खुली छूट नहीं थी? सेना को तो हमेशा से खुली छूट थी, और सेना हमेशा से इतनी ताकत रखती है कि वो ध्वस्त कर सके अपने दुश्मनों के इरादों को। लेकिन कमी आज जो केंद्र में बैठी सरकार है उसके अंदर है, उसकी कन्विक्शन नजर नहीं आती। कमी आज इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे हम इसको, पॉलिसी मैटर है और वहां फेलियर है। आज जिस तरह से तैनाती को यहाँ से हटा के कहाँ ले जाना है, कितने लोग कहाँ तैनात करने हैं, इसमें फेलियर है। तो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी सरकार के ऊपर आज एक हम प्रश्न चिन्ह है कि वो किस तरह से इन सब चीजों को ले रही है। यहाँ पे रोज टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं जिसमें हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हुए, श्रद्धालु शहीद हुए, रोज कोई ऐसा। नम्रता जी आप जो ये बात कह रही हैं, जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप जो कह रही है कि कहां पर कितने हमारे सेना के जवानों को तैनात करना है, जम्मू में इससे पहले सेना के जवान तैनात थे, वहां जब शांति बहाली हो गई तो जिस तरह से यहाँ पर जनरल साहब ने भी कहा, संजय जी ने, कि जब कहीं शांति हो जाती है तो वहां के सैनिक के, वहां के सेना के जवानों को हम दूसरे एरियाज में भेजते हैं, वहां पर हम उन्हें लगाते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, यही शांति शायद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया पाकिस्तान ने, आतंकवाद ने। अगर आप मुझे थोड़ा समय देकर बिल्कुल ये सवाल के बाद आप जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। डिमोनेटाइजेशन की गई 2016 में, ये कहा गया कि 300 ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ टेररिज्म को खत्म किया जाएगा। लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ बढ़ती रही, डिमोनेटाइजेशन वाज अ टोटल फेलियर। सिर्फ उद्योगपतियों को अमीर करने के लिए एक बहुत बड़ी जो केंद्र द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ 370 तोड़ी और यहाँ पे कहा कि इसके बाद ये टेररिस्ट जो है यहाँ खत्म हो जाएंगे। हमने लगातार 2019 के बाद देखा कि किस तरह से टारगेट किलिंग्स हुई कश्मीर के अंदर। वहां कश्मीरी पंडित्स को मारा गया, रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मारा गया, वहां बाहरी प्रवासी मजदूरों को मारा गया।
क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? क्या ये पॉलिसी फेलियर नहीं था? बिल्कुल। उसके बाद अब जम्मू जिला जो टोटली सैनिटाइज हो गया था, जहां से पिछले 2 दशकों के अंदर कोई इक्का दुक्का भी खबर नहीं आती थी कि जम्मू जिले के अंदर कभी ऐसी घटनाएं हो, वहां आज ऐसी घटनाओं को होना पिछले 2 वर्षों से, तो अगर 2 वर्षों से ऐसा हो रहा है तो कहां सफाया हो चुका था? रजौरी डूंगरी के अंदर पिछले साल पहली 1 जनवरी को एक अटैक होता है जिसमें सिविलियंस को मार दिया जाता है कि परिवार के 6 सदस्य मार दिए जाते हैं। उसके बाद लगातार रजौरी हो जाए, रियासी हो जाए, कठुआ हो जाए, बनी बसोली हो जाए, डोडा हो जाए, किश्तवाड़ हो जाए, हमारे जम्मू के अंदर उधमपुर हो जाए, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां टेररिस्ट अटैक्स ना हुए हो, हमारे फौजी शहीद ना हुए हो। अभी तो श्रद्धालुओं पे जो एक पूरी बस के ऊपर अटैक हुआ, उसके ऊपर 2 शब्द भी केंद्र सरकार का, हमने प्रधानमंत्री जो केंद्र में बैठ के हमेशा से पहले तो हमारी सरकार को कोसा करते थे कि केंद्र में बैठी सरकार कमजोर है, केंद्र में, तो आज कमजोरी साफ साफ केंद्र में बैठी सरकार की नजर आती है, उसकी रणनीति की नजर आती है। हमारा ये मानना है कि एथिकली भी और मॉरली भी जो आज के होम मिनिस्टर हैं, आज के रक्षा मंत्री हैं, इन सबको इस्तीफा देना चाहिए बिकॉज़ दे आर ये मान ले कि खुफिया तंत्र पूरी तरह से अब फेल हो चुका है, क्योंकि लगातार इस तरह से दहशतगर्द दहशत फैला रहे हैं, कहा जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो परसों 9 बजे शाम से जो मुठभेड़ शुरू होती है वो अब तक चल रही है, और अभी भी कई ऐसे आतंकवादी हैं जो उन घने जंगलों में छुपे हुए हैं। इसी के साथ जो बात भी यहाँ पर नम्रता जी भी कर रही थी, इसके अलावा जो अमित जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में बदलाव की भी जरूरत है, और इसके साथ क्या हम स्थानीय लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि स्थानीय लोग सबसे बड़े जो जानकार होते हैं, जो बताते हैं कि कहां से क्या कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कई जानकारियां हमें उनसे भी मिलती है। क्या हम उनसे अब अलग थलग हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, संजय जी से सवाल ये प्रश्न आपने मुझसे नहीं संजय जी से। जी, ऐसा है कि इस समय में मैं ये कहूँगा 2 तरीके हैं जो वाकई में माना जाए कि जम्मू साइड में इंसिडेंट बढ़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और जो फैक्ट है, जो हकीकत है वो सामने है। और जो कारण मैंने पहले बताया कि क्या कारण है, क्यों इस तरफ में ज़्यादा एक्टिविटी की जा रही है, इस समय में पूरी सिचुएशन का रिव्यू किया गया है, पूरी सिचुएशन को रिवैम्प किया जा रहा है। जो पहले ग्रिड सिस्टम में डिप्लॉयमेंट होती थी, अभी देखिए क्या हो रहा है, डोडा में कैजुअलिटी क्यों हुई, क्योंकि मिलिटेंट ऊपर से ये नीचे से जा रहे हैं, पीछा करते हुए जा रहे हैं, वो पेड़ के पीछे, चट्टान के पीछे। आज उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, थर्मल इमेजर्स हैं, उनके पास M4 राइफल्स जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया था, तो ऊपर से फिर हमला करना आसान रहता है। जो पहले डिप्लॉयमेंट रहती थी, ग्रिड सिस्टम होता था कि ऊपर पहले से डिप्लॉयमेंट है, चोटियों के ऊपर या पहाड़ियों के जो पासेस होते हैं उसके ऊपर पहले से है, दाएं हैं, बाएं हैं और नीचे भी है। तो जब वो कहीं भी कोई इंसिडेंट करता है तो फिर वो भागने में सक्षम नहीं होता, और उसको बिना बहुत कम कैजुअलिटी के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। इस चीज के ऊपर अभी काम चल रहा है, वाकई में बहुत जल्दी ये चीज नहीं, लेकिन संजय जी ये तो ठीक है, जब आतंकवादियों ने एंट्री ले ली, हमारे बॉर्डर को में आ गए, वो जम्मू कश्मीर में एंटर हो गए, ये तो तब की बात है कि वो ऊपर से हमले कर रहे हैं और हम यहाँ पर जो है उन चीजों से बच नहीं पा रहे। ये संभव है, ये हो सकता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन हमारा खुफिया तंत्र की इतने आतंकवादी या इस तरह से जो है दहशत फैलाने की कोशिश के मंसूबे जो है वो गढ़े जा रहे हैं, हम इसको लेकर के क्यों पूरी तरह से नाकामयाब हो गए हैं कि ये हमारे खुफिया तंत्र को पता ही नहीं चला? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर जिसको मैं कहना चाहूंगा कि जी संजय जी आप बोलिए। जी, तो यहाँ पर जो मैं ये कहना चाहूंगा कि खुफिया तंत्र को वाकई में एक अगेन रिवैम्प की जरूरत है, और एक आपस में कोऑर्डिनेशन की भी बहुत जरूरत है। एक तरह से पहले मैं 2-3 चीजें यहाँ पर, एक तो कुछ OGWs है जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैं, जहाँ पे इनको मिलिटेंट्स को सपोर्ट मिलती है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और तकरीबन काफी 90% तक आइडेंटिफाई हो गए, और जो कि बहुत कम संख्या में है जब देखा जा रहा है। तो इनके ऊपर नजर रख के, ताकि जहां जहां शेल्टर ली जा रही है उसके हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा। दूसरी बात जो है कि हर तरह की इंटेलिजेंस को भी बिल्टअप किया जा रहा है। बीच में जब इंसिडेंट नहीं थे तो ऑफकोर्स जो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज भी शिफ्ट कर दिए गए थे। अभी जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो या IB, रॉ, आर्मी का इंटेलिजेंस, पुलिस की इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर जो काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर अपने JK जम्मू कश्मीर पुलिस का भी तारीफ करूंगा कि वो भी फौज के साथ मिलकर किस प्रकार से छोटी छोटी टीमें उनके साथ आती हैं, जो SOGयां अपनी जान हथेली पर रखकर आते हैं हमारे साथ, और उनको भी जो ग्राउंड नॉलेज है वो बड़ी जबरदस्त ग्राउंड नॉलेज है जम्मू कश्मीर पुलिस को। ये सब हो रहा है, लेकिन जो कुछ ये अब इंसिडेंट हुए हैं वाकई में
यही कारण है कि आज दोबारा से सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है, किया जा चुका है इसके ऊपर, अभी एक्शन चालू है। और जैसा बाकी भी कह रहे हैं, मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि एक रिवैम्प और इंटेलिजेंस नेटवर्क को और आपस में कोऑर्डिनेशन को और बेहतर करने की जरूरत है। किरण जी बिल्कुल। नम्रता जी, आप अपनी बात को जल्दी से रखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर रना जी के पास चलूंगी। देखिए, आज जो ये लोग दावे करते थे कि हमने यहाँ से टेररिज्म को खत्म किया, सबसे पहली बात है कि आज जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से ये आज टेररिस्ट अंदर घुसे हैं, इन्फिल्ट्रेशन आज भी हो रही है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि कैसे इतने ज्यादा आज टेररिस्ट अंदर घुसे और पूरे वो इतने ज्यादा वेपनाइज के साथ पूरे तरह से लैस हैं और मॉडर्न वेपन्स हैं उनके पास, चाइनीज हो, पाकिस्तानी वेपन्स हो। तो मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन रोकने में भी कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे, क्योंकि ये तो शुरू से इलिटरेट रहा है। लेकिन जिस तरह से मुझसे पहले पीडी के प्रवक्ता ने कहा कि 2 दशकों से संजय जी नाम में सिर हिला रहे हैं, आपकी बात से सहमत नहीं दिख रहे हैं नम्रता जी। नम्रता जी, एक सवाल ये भी कि ठीक है, उन्होंने कहा है कि पहले से बहुत बेहतर चीजें हुई, हमने बीच में देखा भी है कि अब ऐसी चीजें, घटनाएं जो है वो सामने नहीं आ रही थी। ये लोकसभा चुनाव के बाद से चीजें बढ़ी हैं। शायद ये भी कहें कि कश्मीर में जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे प्रभाव होकर के, नाराज होकर के वो सीधे तौर पर इस तरह के हमले कर रहे हैं। जो कश्मीर में वोटिंग हुई है और वहां से एक सीट से इंजीनियर राशिद जीते हैं, जिनको यूएपीए के तहत केंद्र सरकार ने अंदर किया है। हवाला ट्रांजैक्शन का उन पे आरोप है, टेरर फंडिंग का आरोप है। तो आप मुझे बताइए कि वही मानसिकता तो जीती है ना वहां पे, तो किस तरह से इन्होंने वहां पे एक शांति बहाली की है? ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है आज की सरकार के ऊपर, जो कहते हैं कि वहां बड़ा मतदान हुआ है। देखिए, पिछली सरकारों ने भी इसी तरह से कोशिश की थी और वहां के युवा को यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने भी यही कोशिश की थी कि उन सबको जो बहक गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। तो आज ये जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इनका साफ चेहरा नजर आता है, जहां 3 सीटों पे, संसदीय सीटों पे अमित जी जल्दी बोलिए क्योंकि वक्त की कमी है। ठीक है नम्रता जी, ठीक है नम्रता जी, आपका सीधे यही कहना है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, इसके साथ केंद्र सरकार जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, जो उनका कहना था वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अमित जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं इसके बाद इकबाल जी के पास चलूंगी, इनकलाबी जी के पास, माफ कीजिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कश्मीर वैली में सख्ती बढ़ गई थी। आतंकवादियों के लिए जो टेरर अटैक आर्मी कैंप्स पे, सीआरपीएफ कैंप्स पे करते थे, वो तकरीबन नामुमकिन हो गए थे। तो कश्मीर में पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट कर लिया और क्योंकि जम्मू तब तक तो लैक्स हो चुका था, जम्मू में नॉर्मलसी आ चुकी थी, ट्रूप मूवमेंट कम हो चुकी थी, ट्रूप्स के विड्रॉल हो चुके थे, और जो कश्मीर में मॉडल चलता था अटैक का आर्मी कैंप्स पे, सीआरपीएफ कैंप्स का, वो अडॉप्ट कर लिया गया जम्मू रीजन में। तो इस तरह दोनों रीजन को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लिया गया टेररिज्म में। सेकेंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, 2019 के बाद जब आपने 370 हटाया तो आपने इस सबसे अहम बात आप भूल गए कि आप जिहाद से लड़ रहे थे। इसको जामा पहनाया गया करप्शन का, इसको जामा पहनाया गया लैक ऑफ डेवलपमेंट का। हालांकि कश्मीर में कभी किसी ने डेवलपमेंट और उसकी बात, तो जब तक आप हार्ड लाइन आइडियोलॉजी से, हार्ड लाइन तरीके से लड़ाई नहीं करेंगे, जिसकी बात भी हम कर रहे हैं कि आपने इंजन, आपने नो डाउट ऑल आउट चलना चाहिए। वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फारूक जी, आपके पास भी हम दोबारा से नहीं आ पाए, इसके लिए भी हम आपसे माफी चाहेंगे, वक्त की यहाँ पर कमी है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम इस चर्चा में यहाँ जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में यही है कि अब जो बात कही जा रही है कि नो डाउट ऑल आउट ऑपरेशन यहाँ पर चलना ही चाहिए और खात्मा होना ही चाहिए इन आतंकवादियों का। इन सब के साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली न्यूज के साथ।